अस्सलाम वालेकुम आदाब। चलिए आपसे फिर मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में एक नए से चैप्टर, एक नए से सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप को इस को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल शॉर्ट और बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में समझा पाऊँ। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपलोड मैं वीडियोस आगे आने वक्त में करता रहूँगा वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियोस ख़ास उन बच्चों के लिए है जो जेके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसबी की तरफ से लिए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम के लिए वो जो तैयारी करते होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसमें हम पहले इकनॉमिक्स को शुरू करेंगे, और जैसे जैसे इकनॉमिक्स की क्लास जो है वो उनका जो सिलेबस है इस जेके एसएसबी के अंदर, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, चाहे वीएलडब्ल्यू का हो, जो भी जो एग्ज़ाम आने वाले वक्त में जेके एसएसबी की तरफ से लिए जा रहे हैं, तमाम एग्ज़ाम के सिलेबस को हम साथ लेके चलेंगे और कवर करते चलेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबसे पहले इकनॉमिक्स को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले इकनॉमिक्स का हम मतलब यहाँ पे जान लेते हैं। इकनॉमिक्स टर्म जो है वो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जहाँ हम आप ये देख पा रहे हैं, इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल allocate scarce resources of production, distribution and consumption individually and collectively। क्योंकि इकनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेज है, माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स। तो माइक्रो इकनॉमिक्स में इंडिविजुअल की बात की जाती है, और मैक्रो इकनॉमिक्स में कलेक्टिवली तमाम चीज़ों को एग्रीगेट करके जो है वो बात की जाती है। तब यहाँ पे ये इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इसलिए लिखा है क्योंकि माइक्रो इकनॉमिक्स इस इकनॉमिक्स में आता है और मैक्रो इकनॉमिक्स भी आता है। तो इसमें बात कर रहे हैं इकनॉमिक्स में उस सब्जेक्ट, उन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं जिन सब्जेक्ट्स के लिए, जिन चीज़ों के लिए किसी भी चीज़ की हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ की, तो उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं उस प्रोडक्शन के लिए उसकी भी स्टडी करते हैं। उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको मार्केट में ले जाना है, या मार्केट में किसी सप्लायर तक ले जाना है, फिर एक शॉप तक ले जाना है, फिर जो कस्टमर आएंगे वो लेके जाएंगे उस प्रोडक्ट को। जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है जितनी भी होती है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो तमाम उसके बाद कंजप्शन, यानी कौन से कस्टमर उसको लेता है फिर कंज्यूम करता है। तो वहाँ तक चाहे वो इंडिविजुअल का मसला हो या कलेक्टिवली जो है पूरी पॉपुलेशन का जो है वो मसला हो, तमाम चीज़ें इसमें कलेक्ट करके पेश की जाती हैं। तो इसमें जो मेन दो ब्रांचेज है वो माइक्रो इकनॉमिक्स है, मैक्रो इकनॉमिक्स है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फादर हैं इकनॉमिक्स के वो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं इस के फादर, जिन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो यही फादर हैं, मॉडर्न इकनॉमिक्स के फादर हैं ये एडम स्मिथ। और इन्होंने ये बुक जो लिखी है वो 1776 में बुक लिखी है। ये याद रखना आप, ये एग्ज़ाम में पिछले साल भी पूछा गया था 2021 में जो पेपर हुए थे जेके एसएसबी की तरफ से। तो एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इकनॉमिक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो एडम स्मिथ है इसके फादर। उसके बाद इसकी जो दो ब्रांचेस है वो एक है मैक्रो इकनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकनॉमिक्स। तो पहले हम मैक्रो लेंगे फिर माइक्रो पे आते हैं, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि तो इंग्लिश इज़ द पार्ट ऑफ इकनॉमिक्स, इकनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल। यानी कि इसमें तमाम चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ी चीज़ को लेते हैं और बड़े तरीके से उसको सोचा जाता है, इसको कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स। जिस तरीके से नेशनल इनकम, यानी पूरी कैपिटल की इनकम क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर, मतलब एक्सपोर्ट कितना हुआ, इम्पोर्ट कितना हुआ, उसके बाद कितनी चीज़ें यहाँ पे बनी, कितनी चीज़ें हमने बाहर से मंगा कर इस यहाँ की ज़रूरत को पूरा किया। तो तमाम चीज़ें लेकर
हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। लेकिन आमतौर पर माइक्रो की अगर बात की जाए तो एक इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी होती है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। इन इकोनॉमी का एक छोटा सा यूनिट, एक इंडिविजुअल की जब स्टडी हम करेंगे उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं की जाती बल्कि एक कंट्री की स्टडी की जाती है, और तमाम इंडिविजुअल उसमें आते हैं और तमाम चीज़ें प्रोड्यूस होकर मार्केट में आने के बाद उससे कितना पैसा जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और माइक्रो में एक छोटी सी चीज़ लेकर किस तरीके से वो बनती है, उसको किस चीज़ को किस तरीके से प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में लेकर उसको बेचा जाता है, और यहाँ तक उसकी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो जो वर्ड है इसका मतलब है एग्रीगेट, और ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मैक्रोस जो लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड है इसको मैक्रोस कहते हैं, विच और जिसका मतलब जो होता है लार्ज होता है। ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स ए लार्ज। तो एग्जांपल है इसकी मैक्रो की नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट एट्सेट्रा। माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स स्मॉल, जैसे इंडिविजुअल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये यहाँ पे जो डिफरेंस दिया होगा समझ गए होंगे आप, तो डिफरेंस लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माइक्रो में सबसे पहले जो डेफिनेशन है मीनिंग है, इट इज़ दैट पार्ट विच स्टडीज इन एन एग्रीगेट मैनर, और इट इज़ द स्टडी ओनली द इंडिविजुअल पार्ट। उसके बाद इसका जो रिसोर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एम डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल से किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन के, मतलब किस फैक्टर्स से, जैसे लेबर है, इंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल है और लैंड वगैरह है, ये फैक्टर्स हैं कुछ प्रोडक्शन के, तो यहाँ पे दिए हुए। इस इट इज़ एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकॉनमी, यानी कि इसमें पूरी इनकम कितनी है और कितने एम्प्लॉय हैं पूरी कंट्री के अंदर, तो वो इकॉनमी जो है मैक्रो में आती है। उसके बाद ये चीज़ है इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि कुछ ही हिस्सों को लेकर इसमें स्टडी किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डेराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकॉनमी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद जेएम कीनीज़, ये जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और ये आमतौर पर मैक्रो के फादर हैं। आर्ची टेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसने एक बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक जो लिखी है वो 1936 में लिखी है, और तभी इसको कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पे इसको फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉन जो एडम स्मिथ है जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उसने कहा था कि सिर्फ इंसान जो है किसी भी इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ा सकता है। उन्हें ये थ्योरी दी थी इस अपनी बुक के अंदर वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें यही चीज़ उसने दी कि सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि खुद पे जो है जितना इंटरेस्ट इंसान के पास होगा तो उतना ही वो पैसे कमा सकता है, उतनी ही इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें 1929 और 1933 के बीच में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरी वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो डूब गई थी। तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, उनकी जो थ्योरी है फेल होने लगी, तो जेएम कीनीज़ आए, उनने फिर ये थ्योरी दी कि उस बुक में ये थ्योरी दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, यानी कि कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी किसी भी देश के अंदर, उसके बाद कितना इंटरेस्ट होगा लोगों को वो चीज़ ख़रीदने में, कितना इंटरेस्ट होगा उसके बाद, और उसके बाद पैसा कितना होगा, और ये चीज़ें तमाम मिल के जो हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो चीज़ वजूद में आई, और 1936 में तब इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न, ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो टर्म्स दी थी ये रैग्नार फ्रिश नॉर्वे के साइंटिस्ट थे और ऑस्लो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, और इन्होंने भी ये इस इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक है माइक्रो एक है मैक्रो, और 1933 में ये टर्म दी थी। उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीनीज़ ने। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ। हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्टिक होता है, सोशलिस्टिक होता है और मिक्स्ड होता है।
कैपिटलिस्टिक में जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेक्टर्स होते हैं, कैपिटलिस्टिक में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, तो वही प्राइवेट सेक्टर जो है जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वही करते हैं। तो सोशलिस्टिक में होता है सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट कमाती है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है सब कुछ, तो उसको सोशलिस्टिक। और मिक्स्ड में होता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर। इस तरह से इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की कंट्री है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो चीज़ें आती हैं तो उसमें प्राइवेट कंट्रोल करती है, और जो गवर्नमेंट चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी जो है हमारे इंडिया के अंदर है। उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल होता है, ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है। सबसे पहले होता है एक्सपेंशन, उसके बाद बूम, उसके बाद रिसेशन और डिप्रेशन। एक्सपेंशन होता है जब इकॉनमी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ होती हैं जो डेवलप हो रही होती हैं कंट्री, उनकी इकॉनमी इस तरीके से बढ़ती रहती है, और फिर बूम मतलब हाईएस्ट लेवल पे वो इकॉनमी पहुंच जाती है। उसके बाद रिसेशन, यानी कि वो हाईएस्ट लेवल उनका तो नहीं रहता है, तो वो नीचे की तरफ उनकी इकॉनमी जो है वो डूबने लगती है। उसके बाद जब उस तरीके से ही वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वो रिसेशन जो है वो उन कंट्रीज़ के अंदर आता है, यानी कि एक जैसे मैंने कहा था डिप्रेशन, उसके बाद जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जब उनकी इकॉनमी गिर रही होती है नीचे की तरफ, तो उस लंबे समय तक आने के लिए काफ़ी समय लगता है। उसके बाद अगर इकॉनमी जो है उस तरीके से डूबती रहती है, नीचे की तरफ चलती रहती है, तो उस और ज़्यादा नीचे होने को क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले एक्सपेंशन होता है, इज़ द स्टेज वेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि पॉजिटिव तरीके से जो है इनकम जो है किसी भी कंट्री की इकॉनमिक ग्रोथ हो रही होती है, यानी वहाँ पे इनकम उनकी अच्छी हो रही होती है, वो आउटपुट दे रहे हो अच्छे, वेजेज एम्प्लॉइज़ को दे रहे होते, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर काफ़ी होती है गुड्स की और सर्विसेज की। उसके बाद बूम, एक पीक होता है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज़ अटेंड, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जब इकॉनमी जो काफ़ी ग्रो कर जाती है तो एक हद मेंटेन करते हैं, वो अटेन करते हैं, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर डू नॉट ग्रो फर्दर एंड आर एट देयर हाईएस्ट, यानी कि उसके बाद वो ग्रो नहीं होते हैं, तो हाईएस्ट पीक पे रहते हैं वो। तो ये आमतौर पर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकॉनमी होती है जो कंट्री डेवलप्ड हुई होती है। तो रिसेशन होता है द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी कि जब किसी भी चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है वो कम हो रही होती है, नहीं पहले बढ़ती और पीक पे चली जाती है, और पीक में रहने के बाद उस पीक पे न रहने की वजह से वो नीचे उसकी डिमांड जो आने लगती है, तो उसको कहते हैं रिसेशन। और रिपीटली तेज़ी से और स्टेडली इन दिस फेज देयर इज़ नो डिक्रीज इन सप्लाई इन द मार्केट, यहाँ पे नो नहीं आएगा बल्कि द डिक्रीज इन सप्लाई इनटू द मार्केट, मतलब कि इसकी जो नहीं, हाँ, सप्लाई में जो किसी भी चीज़ की मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो कम नहीं हो रही होती है, दस प्राइस टेंड्स टू फॉल, यानी कि सप्लाई उतनी हो रही थी लेकिन उसकी जो ज़रूरत है मार्केट के अंदर वो ज़रूरत जो है कम हो रही, मतलब लोग जो है ख़रीदना जो है वो बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं इसी वजह से। हालांकि उसकी जो सप्लाई होती है किसी भी फैक्ट्री से मार्केट तक, तो वो डिक्रीज़ नहीं होती है बल्कि कांस्टेंट रेट से उनकी जो सप्लाई होती है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से चल रही होती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट से गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में काफ़ी मिकदार में जो है वो मौजूद होता है, तो उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इनकम, आउटपुट एंड वेजेस एट्सेट्रा कंसिक्वेंटली स्टार्ट्स टू फॉल, और तमाम चीज़ें फिर कम हो रही होती, इनकम भी वहाँ से, क्योंकि चीज़ें ही नहीं बिक रही होती, इनकम कहाँ से, उसका आउटपुट कहाँ से निकलेगा, कुछ भी निकले। उसके बाद वेजेस, लेकिन जब चीज़ ही नहीं बिकेगी तो मुलाजमों को वहाँ पे करना क्या है, तो वो भी अगर पीछे से सप्लाई कम कर देंगे, इसका मतलब मुलाजमों को किसी को छुट्टी करनी पड़ेगी, तो तब जाके वो उन सप्लाई को कम कर सकते हैं। जो सप्लाई वो किसी फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको वेजेस देने पड़ेंगे उन जो उनने काम के लिए, सर्विसेज के लिए वहाँ पे बंदे
रखे होंगे तो उनको वेजेस कम करने पड़ेंगे, या वेजेस अगर वो उतनी रखेंगे तो उन बंदों को कम करना पड़ेगा, काम करने वाले लोगों को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयड जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फिर डिप्रेशन पे आ जाते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, यानी कि जब रिसेशन काफ़ी लंबे समय तक चलने लगता है तो डिप्रेशन आ जाता है। बोथ द जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शोज़ ए नेगेटिव ग्रोथ अलॉन्ग विद ग्रेटर बिजनेस फेलियर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये रिसेशन में क्या आता है कि नेगेटिव ग्रोथ जो है वो दिखाता है इकोनॉमी के अंदर, और इसमें हर एक चीज़ जो है बिजनेस फेल हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रेट डिप्रेशन 1929 और 1933 में ये डिप्रेशन आया था। उसके बाद हम बात करेंगे, एक ही थोड़ा सा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है कि ये भी एक सिलेबस का एक हिस्सा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करते हैं, और कुछ इन्वर्सली हैं और कुछ वर्टिकली प्रोपोर्शनल हैं, कुछ डायरेक्टली हैं और कुछ इन्वर्सली हैं। तो हम पहले लैंड के बारे में बात करेंगे, फिर लेबर है, फिर कैपिटल है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। तो लैंड है, इनकेन्यूज नॉट जस्ट लैंड, यानी कि ये इसमें सीधे लैंड नहीं आती, बट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द लैंड, यानी कोई भी चीज़ फैक्ट्री आपने डेवलप करनी है तो उसके लिए पहले लैंड चाहिए। हालांकि लैंड आप किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बल्कि उस लैंड पे जो फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री या कोई भी बिज़नेस आपने शुरू करना है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन भी इस फैक्टर प्रोडक्शन में आता है। जितनी ज़मीन जो है अच्छी होगी काफ़ी फसल उगाने के लिए या किसी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट से कमा सकते हो। Thus, it also include in the nature resource used for produce good and services. नेचुरल रिसोर्स और वाटर, ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस, कोल एंड फॉरेस्ट, इस तरीके से ये चीज़ें आती है कि अगर फॉरेस्ट के नज़दीक आप एक फैक्ट्री को चलाते हो जो जिसका जो रिसोर्स है, जिसका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं फॉरेस्ट से आता है, तो वहाँ उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर फैक्ट्री आप कहीं शहर में जो डेवलप करा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत जल्दी दस्तयाब हो सकती हैं, तो इस वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ इस लैंड पे तभी ये फैक्ट्री प्रोडक्शन में आती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, लैंड रिसोर्स आर द रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, लैंड के रिसोर्स जो हैं वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। द इनकम रिसोर्स ऑनर एंड रिटर्न फॉर लैंड रिसोर्स इज कॉल्ड रेंट। और जो ज़मींदार जो ऑनर है लैंड का, जब वो उस फैक्ट्री के लिए लैंड देता है उससे उसका वो लैंड रेंट ले लेता है। ठीक है। लेबर, उसके बाद काम करने वाले लोग, जो काम करने वाले लोग होंगे उस फैक्ट्री के अंदर वो लेबर कहलाते हैं, और उनको जो पैसे दिए जाते हैं उनको वेजेस कहते हैं। लेबर इज़ द एफर्ट दैट पीपल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा ये जुमला है, इसको आप समझ ही सकते होंगे। The income earned by labor resource is called wages and is the largest source of income for most people। यानी कि बहुत फैक्ट्री से जो वेजेस मिलते हैं या किसी भी की दूसरी चीज़ बिजनेस के अंदर जो वेजेस उन लोगों को मिलते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इनकम का किसी भी फैमिली को या बहुत सी कंट्रीज़ को पूरी। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो कैपिटल है। कैपिटल मतलब कि जो चीज़, जो पैसा आप उस बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी वहाँ पे लगा देते हो पैसे, यानी मशीनरी ख़रीदने के लिए या ज़मीन आपने ली, उस चीज़ को लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या रॉ मटेरियल जो भी उस फैक्ट्री के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर या दूसरी जगह बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले रिसोर्स ख़रीदना पड़ेगा, है ना। तो उस रिसोर्स को ख़रीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए। कैपिटल इज़ अ रिक्वायर्ड टू बाय रिसोर्स, मशीनरी, एम्प्लॉयज़ वगैरह एक्सेट्रा फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द इनकम अर्न्ड बाय ओनर ऑफ कैपिटल रिसोर्स इज़ इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद जो कैपिटल जो है वो इनकम जो उसको आएगी, ओनर यानी ओनर जो कैपिटल वहाँ पे लगाएगा, कैपिटल का जो फिर इनकम जो आएगी उसकी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद वो जब बेचेगा उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज कॉल्ड इंटरेस्ट। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि जो पर्सन जो है उस बिज़नेस से डील करता है, मतलब जो पर्सन उस बिज़नेस को खड़ा करता है, मतलब जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है उस जगह पे, जो लैंड को ख़रीदता है या लैंड का रेंट देता है या मशीनरी खरीदता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु कंबाइंस द अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल को, टू अर्न प्रॉफिट। जो इन चीज़ों को कंबाइन करके लैंड को, लेबर को और कैपिटल को,
ताकि वो क्या मुनाफा हासिल कर सके। उसको एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज़ द पर्सन हु इज़ टेकिंग रिस्क, यानी कि जो रिस्क ले लेता है उस जगह पर किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने में। द पेमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्रॉफिट। और फिर पेमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप को मिलती है उसको प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगता है उस प्रोडक्ट को फिर बेचने पर जितना उसको इनकम आती है, वो उस इनकम में से उस प्रोडक्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जितना उस पर पैसा लगता है उसको माइनस करता है, जो उसके पास पैसा बचता है उसका प्रॉफिट कहलाता है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे आज रोक देते हैं, अब काफ़ी समय हो गया है और ये वीडियो बहुत लंबी भी बन जाती है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो फ़िलहाल इतना ही। अगर मुझे समझाने में कुछ दिक्कत आ गई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाने की इस चीज़ों को। मुझे लगता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं फ़िलहाल रही है कि कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई वर्ड, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी तक जो वीडियो बनी है बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, और आप इनबॉक्स में या दूसरी जगह पे इसमें आप रिप्लाई भी दे सकते हो कि किस किस्म की वीडियो बनी है और किस किस्म का मैं प्रोडक्ट आपको दे पा रहा हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।